नमस्कार दोस्तों, आज फिर अपन ओल्ड पेपर करेंगे सोल्व जीपीबी का 121 का 2018-19 का। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो है वन जीन एंजाइम थ्योरी वाज गिवन बाय, मतलब वन जीन एंजाइम की थ्योरी किसने दी है? वो दी थे बिडेल एंड थॉमर। ठीक है, ये दी थी इसने। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है 2n+1+1 कोऑर्डिनेशन इज नाउ एज, मतलब 2n बराबर +1+1 कोऑर्डिनेशन किसका है? तो ये डबल ट्राइसोमी, इसे कहते हैं डबल ट्राइसोमी। ठीक है, इसके बाद में आर एच फैक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय, मतलब आर एच फैक्टर किसने दिया था? ठीक है, आर एच फैक्टर दिया था लैंडस्टीनर और वाइनर ने दिया था आर एच फैक्टर। ठीक है, इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है गुणसूत्र खंडों का नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम में आदान प्रदान कहलाता है, वो कहलाता है क्या कहलाता है? वो ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन। गुणसूत्र खंडों का नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में आदान प्रदान कहलाता है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन साइटोप्लाज्मिक इनर्टेंस का पहला केस रिपोर्ट किया गया था, वो किस में किया गया था? वो किया गया था कोरेंस में, कोरेंस के द्वारा, कोरेंस भाई साहब ने किया था ये। ठीक है, इसके बाद है छठवां क्वेश्चन द ओपनर कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय, मतलब द ओपनर कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वो दिया था इकोली वैज्ञानिक है, इसने दिया था। ठीक है, इसके बाद में सातवां लिंकेज की कपलिंग एवं रिप्लेकेशन अवस्था दी गई है, मतलब लिंकेज की कपलिंग एवं रिप्लेसिंग अवस्था किसके द्वारा दी गई थे? वो दी गई थी बटसन एंड पुनिट 1905 में। ठीक है, बटसन एंड पुनिट ने 1905 में दी थी। ठीक है, आठवां क्वेश्चन पे अपन आते हैं। इसके बाद में आठवां क्वेश्चन है केमिकल एनालिसिस ऑफ डीएनए किया गया था, मतलब केमिकल द्वारा डीएनए का एनालिसिस किसके द्वारा किया गया था? वाटसन एंड क्रिक। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है 1950 में। ठीक है, इसके बाद में है नौवां क्वेश्चन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को पहली बार किसने रिपोर्ट किया था, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को पहली बार किसने बनाया था? वो था टिमेन एंड बेल्टिमोर ने। ठीक है, इसके बाद में है दसवां गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन जिसमें जीनोम का पूरा सेट शामिल होता है उसे कहते हैं इप्लोइडी कहते हैं उसे। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन जिसमें जीनोम का पूरा सेट शामिल होता है उसे यूप्लोइडी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। इसके बाद में पहला क्वेश्चन है एक रेखा चित्र जो कि क्रोमोसोम प्रारूप को प्रदर्शित करता है उसे कहते हैं इंडोग्राम, उसे क्या कहते हैं? इंडोग्राम। ठीक है, इसके बाद में दूसरा एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन उसे कहते हैं एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करने वाले जीन को कहते हैं पीलियोट्रोपिक जीन। ठीक है, इसके बाद में तीसरा द टर्म जीन वाज गिवन बाय, मतलब किसके द्वारा जीन की टर्म दी गई थी? वो है विलन जॉनसन द्वारा। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है सेक्स डिटरमिनेशन की जेनिक संतुलन प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? वो दी गई थी केल्विन ब्रिडेज द्वारा। ठीक है, पांचवा है एक रसायन जिसके द्वारा पॉलीप्लोइडी मुख्यतः प्रेरित होती है वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है कोल्चिसिन। ठीक है, कोल्चिसिन। इसके बाद में छठा क्रॉसिंग ओवर की फ्रिक्वेंसी 50% से अधिक कभी नहीं हो सकती, मतलब जो क्रॉसिंग ओवर की फ्रिक्वेंसी है वो 50% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, कम हो सकती है। F2PD में कंप्लीमेंट्री जीन एक्शन का लक्षण प्रारूप क्या देता है? इसका लक्षण प्रारूप होता है 9:7। ठीक है, आठवां क्वेश्चन डीएनए पॉलीमर आई किसके द्वारा खोजा गया? डीएनए पॉलीमर आई है वो किसके द्वारा है? अर्थुर कॉर्नबर्ग द्वारा खोजा गया था ये सर्वप्रथम। ठीक है, इसके बाद है नौवां ब्रेसिका की ट्राइप्लोइडी स्पीसीज के आनुवंशिक उत्पत्ति का पता लगाया गया था, वो किसने लगाया था? नागाहेरू
नागाहिरू ने वो त्रिकोण भी दिया था ब्रेसिका का नागाहिरू, ठीक है। इसके बाद में 10वां, थ्योरी ऑफ एपिक जीन वाज प्रोवाइडेड बाय, मतलब एपिक जीन की किसने प्रोवाइड की गई थी, वो गई थी CF वोल्फ द्वारा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें परिभाषा दी गई है। पहली परिभाषा आता है लिंकेज ग्रुप की परिभाषा, एक गुणसूत्र पर मौजूद जीनों का समूह जिसमें वंशानुगति के दौरान एक साथ मिलने की प्रवृत्ति होती है, इन्हें लिंकेज ग्रुप कहते हैं तथा इन जीनों को लिंकड कहा जाता है। मतलब लिंकेज को ही लिंकड कहा जाता है। मतलब लिंकेज ग्रुप होता है तो इन सभी जीन जुड़ जाते हैं उसे लिंकड कहा जाता है, ठीक है। इसमें दूसरी परिभाषा दी गई थी सेंट्रल डोमा, ये अधिकतर पूछी जाती है सेंट्रल डोमा परिभाषा, ठीक है। DNA ट्रांजिशन होएगा, जिसके बाद बनेगा RNA ट्रांसलेशन होएगा, ट्रांजिशन के बाद में ट्रांसलेशन, इसके बाद में बनेगी प्रोटीन, ठीक है। ये DNA वापस रिप्लिकेशन होएगा, मतलब DNA का वापस रिप्लिकेशन होएगा और ये प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस को ही सम्मिलित रूप से सेंट्रल डोगमा, जो ये प्रोसेस चलती है उसे सेंट्रल डोगमा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है तीसरी परिभाषा कोडोमिनेंट, जब दो प्रभावी जीन वंशानुगति के दौरान अपने लक्षण एक साथ प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रक्रिया को कोडोमिनेंट कहते हैं। एग्जाम्पल है मनुष्य का AB ब्लड ग्रुप, जब दो प्रभावी जीन ये अगली जो पेपर था 17-18 का उसमें भी पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद में चौथा एपिटाइटिस, जब दो जीन एक साथ रहते हैं तो जो जीन अपना प्रभाव अभिव्यक्त करता है वह एपिटाइटिस तथा जो अपना प्रभाव अभिव्यक्त नहीं कर पाता है वह हाइपोटाइटिस जीन कहलाता है, ठीक है। फिर आती है 5वीं परिभाषा ट्रांसपिटेशन का मतलब इस प्रकार के जीन म्यूटेशन में एक प्यूरिन बेस को दूसरे प्यूरिन बेस से या एक पिरिमिडीन को दूसरे पिरिमिडीन बेस में बदल दिया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं ट्रांसपिटेशन। इसके बाद में है चौथा क्वेश्चन जिसके अंदर अंतर लिखना होता है। इसके अंतर लिखना है आपको B फ्रॉम DNA, मतलब B DNA और Z DNA में अंतर लिखना है, ठीक है। ये मैंने खाली छोड़ा है, इसको आपको करना है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा ओलिगोजीन ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसलेट, और पॉलीजीन। ओलिगोजीन में होता है ये लक्षण एक जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं और पॉलीजीनिक में होता है ये लक्षण 2 या 2 से अधिक जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसमें डाइसोटेंस वेरिएशन पाया जाता है, डाइसोटेशन वेरिएशन होता है इसमें पाया जाता है। इसमें कोटिवेशन वेरिएशन पाया जाता है, ठीक है। तीसरा लक्षण है, मतलब तीसरी है इन लक्षणों पर वातावरणीय प्रभाव नहीं पड़ता, जो ये होता है इस पर वातावरणीय प्रभाव नहीं पड़ता है, इन पर वातावरणीय प्रभाव पड़ता है। इनकी एनालिसिस कनेक्टिंग व रेशो पर आधारित होते हैं, कनेक्टिंग व रेशो पर आधारित होते हैं। इनकी गणना स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट पर आधारित है, ठीक है। एग्जाम्पल कलर, प्लांट लाइट। इन्हें भी क्वालिटिव करेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है, इन्हें क्वालिटिव करेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में 5वां, इसके अंदर शॉर्ट नोट लिखने होते हैं। इसमें शॉर्ट नोट में पहला क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ हेक्सोप्लॉइडी वीट, जो गेहूं है उसके हेक्सोप्लॉइडी वीट के बारे में पूरा वर्णन करना है, ठीक है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है टिटिकम एस्टिवम। हेक्सोप्लॉइडी होता है वीट, ठीक है। 46 गुणसूत्र होते हैं, नहीं 42 होते हैं, सॉरी। इसका मतलब जो 2 क्रॉस कराया जाता है टिटिकम मोनोकोकम व आइडेंटिफिकेट स्पीसीज है। AA 2n = 14, BB 2n = 14, ठीक है। AB बन के हो जाए 2n = 14, ठीक है। क्रोमोजोम डबलिंग होएंगी इनके अंदर, तो ये पूरा हेक्सोप्लॉइडी वीट बन के तैयार हो जाएगा। कॉमन वीट है जो अपन खाते हैं नॉर्मली। और दूसरा है न्यूक्लियसोम सिलोडोइडी मॉडल, न्यूक्लियस मॉडल देना होता है ऑफ क्रोमोजोम, इसका क्रोमोजोम का। इसकी परिभाषा है न्यूक्लियस मॉडल, इस मॉडल के अनुसार गुणसूत्र क्रोमेटिन रेसे अनेक न्यूक्लियोसोम के द्वारा जुड़े। और जो ये मॉडल है फिंच व प्लग ने 1976 में प्रस्तुत किया था, ठीक है। इसकी जो ये लिखा था इकाइयों से बनते हैं, किससे बनते हैं? न्यूक्लियोसोम
इकाइयों से बनते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम इकाई में डीएनए, डुप्लेस, स्टोन प्रोटीन के 8 अणु व विशिष्ट स्टोन H1 मौजूद रहते हैं। ठीक है, केंद्र में 8 स्टोन प्रोटीन होते हैं जिसके चारों ओर डीएनए, डुप्लेक्स एक पूरा चक्र तथा दूसरा 3/4 चक्कर लगाता है। अष्टक स्टोन की गेंदनुमा संरचना पर 1 से 1 या 3/4 वलित डीएनए पुनः स्टोन H1 द्वारा आपस में बने रहते हैं। डीएनए, डुप्लेस व स्टोन H1 एक न्यूक्लियोसोम इकाई का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियोसोम इकाई का व्यास 100 होता है। लिंकर डीएनए व न्यूक्लियोसोम इकाई मिलकर एक लंबा 100 एंगस्ट्रॉन व्यास का न्यूक्लियोसोम रेशा निर्मित करते हैं। न्यूक्लियोसोम रेशा पुनर्वलित होकर 300 एंगस्ट्रॉन मोटाई का क्रोमेटिन रेशा बनाता है जिसे सोलिनेड भी कहते हैं। क्रोमेटिन रेशा का पुनर्वलित होकर 300 एंगस्ट्रॉन व्यास का तथा अंत में 7000 एंगस्ट्रॉन व्यास मोटाई के रेशे में परिवर्तन हो जाता है जिसे क्रोमेटिड कहते हैं। दूसरा अंतर इसमें, क्रोमेटिड 14000 एंगस्ट्रॉन व्यास का गुणसूत्र निर्मित करता है। स्टोन, एरिजीन एंड लाइसिन क्षारीय अमीनो अम्लों की अधिक मात्रा से बना क्षारीय प्रोटीन है। ठीक है, ये न्यूक्लियोसोम की है, बना रखा है चित्र, एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद में छठवां, इसके अंदर 1 से 1.5 पेज अपन को भरना है। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है, इसी के अंदर लिखना है। डिस्क्राइब अ वर्जन वेरियस स्टेज ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन विथ सुटेबल डायग्राम, मतलब डायग्राम के साथ माइटोसिस को भी समझाना है। सेल डिवीजन, जब कोई जनक सेल 2 पुत्री सेल में विभाजित हो जाती है तो वह सेल डिवीजन कहलाता है। माइटोसिस डिवीजन, जब कोई जनक सेल 2 पुत्री सेल में विभाजित हो जाती है और अपने ही समान सेल उत्पन्न करती है तो माइटोसिस डिवीजन कहलाता है। स्टेज ऑफ, मतलब जो उसका चित्र पूछा था माइटोसिस का, ये स्टेज होती है उसके 4 स्टेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। चारों फेजों के ना चित्र बना देना है। ठीक है, फिर इसके बाद में है दूसरा, छठे का ही दूसरा, व्हाट आर मल्टीपल एलील। जो अपन ने ये क्वेश्चन है 17-18 में सोल्व कर लिया था छठे के अंदर। ऊपर जो अगला वीडियो है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज डीएनए, डिस्क्राइब एन एग्जाम्पलमेंट विथ विच सपोर्ट दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल का मतलब इसके अंदर डीएनए की परिभाषा है, खुद लिख लीजिएगा। हर्श एवं चेप के एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, हेस एवं चेप इन्होंने दिया है कि ये साबित होता है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट एजेंट चेस ने 1952 में दिया है इकोली में, इकोलाई जीवाणु में बैक्टीरियोफेज में। ये चित्र को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो देर से। ठीक है, 19-20 अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।